कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपनी 8वीं इकाई पढ़ रहे हैं और 8वीं इकाई का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। श्वसन जंतुओं में किस तरह होता है। 8वीं इकाई जंतुओं में श्वसन है और इसमें हम श्वसन दर, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन की आवश्यकता क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मानव श्वसन तंत्र की संरचना किस तरह होती है और श्वसन की क्रियाविधि किस तरह होती है। तो मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जिसमें 5 अंग सम्मिलित हैं श्वसन तंत्र में। एक है नासाद्वार, दूसरा है नासागुहा, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है श्वास नली, 5वां है फेफड़े। यह 5 अंग मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब एक एक भाग की संरचना और कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले है नासाद्वार। हमारे चेहरे पर मुखद्वार और माथे के दोनों ओर आँखों के बीच एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे नाक कहते हैं, नासिका कहते हैं। नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडद्वार बाह्य नासा छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहा जाता है। नाक के दोनों ओर छिद्रों को जो नाक में बने हुए होते हैं उन्हें नासाद्वार कहते हैं। उसके बाद होता है नासागुहा। नासिका के भीतर कुछ खाली जगह होती है। नासिका की गुहा को नासागुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासागुहा की दीवार पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं और श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है। उसके बाद श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है वह होता है ग्रसनी। नासागुहा के बाद जो एक नली है पीछे की ओर नली नुमा संरचना होती है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह ग्रसनी वायु को श्वास नली तक पहुंचाने का काम करती है। चित्र में भी देखते रहें कि नासाद्वार से आगे नासागुहा और नासागुहा फिर पीछे खुलती है ग्रसनी में, ग्रसनी आगे फिर श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली एक नलिका जैसी संरचना होती है जो 2 शाखाओं में बटी रहती है। यहाँ से इन दोनों शाखाओं को हम श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है और श्वास नली के बाहरी सतह पर एक सी आकार के छल्ले जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। यह श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं। बाहर जो छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं वह श्वास नली और श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती है ताकि इनसे वायु स्वतंत्रता पूर्वक भीतर जा सके। और श्वास नली के बाद यह श्वास नली फेफड़ों में खुलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह फेफड़े हैं आपके और श्वास नली इन्हीं फेफड़ों में जाकर खुलती है। और फेफड़े हमारे सीने पर दोनों तरफ अगर हाथ रखते हैं तो अनुभव करते हैं कि सीना सांस लेते समय हमारा फूलता है और पिचकता है। जैसे सांस बाहर निकालते हैं पिचकता है और वो सांस अंदर भरते हैं तो फूलता है। फूलने पिचकने की यह जो क्रिया है वह फेफड़ों में होती है। फेफड़े शंकु के आकार की संरचना है। यह वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा होता है। 2 फेफड़े पाए जाते हैं। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर पहुंचने पर बहुत महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुल जाती हैं। फेफड़े के भीतर जब ये श्वसनियाँ पहुंचती हैं तो अनेक महीन शाखाओं में बंटकर अनेक छोटे छोटे कूपिकाओं जैसी संरचना कोष्ठक होते हैं जिनमें यह खुलती हैं। दरअसल जो वायु कूपिकाएँ होती हैं वह स्थान ही ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान का स्थान होता है। इन्हीं कूपिकाओं में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो यह संरचना होती है फेफड़ों की। तो एक बार फिर से देख लें। नासाद्वार होता है, नासिका होती है, फिर नासागुहा होती है उसके आगे, और उसके बाद
ग्रसनी होती है, ग्रसनी जो श्वास नली में खुलती है, श्वास नली आगे बढ़कर दो हिस्सों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनिकाएँ कहते हैं। यह श्वसनिकाएँ दोनों ओर सीने में, हृदय के दोनों ओर फेफड़े पाए जाते हैं। यह श्वसनिकाएँ इन्हीं फेफड़ों में खुलती हैं और फेफड़ों में पहुंचकर यह अनेक महीन महीन नलिकाओं में बढ़ जाती हैं। श्वसनिकाएँ, श्वास नली जिन्हें श्वसनिकाएँ कहते हैं। यह श्वसनिका एक एक कोष्ठक में खुलती है जिसे कूपिका कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। तो यह मनुष्य के श्वसन तंत्र की पूरी संरचना है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। हमारे श्लेष्म जो स्रावित होता है नासिका गुहा में, श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित चिपचिपा पदार्थ होता है, यह काम क्या करता है? यह नासाद्वार को नम और लसदार बनाए रखता है। कारण कि अंतःश्वास में जो ली गई वायु है उसके साथ कुछ हानिकारक जीवाणु और धूल के कण भी हमारी नाक में चले जाते हैं। अगर श्लेष्म न हो तो यह हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएंगे और श्लेष्म होने के कारण यह उसी श्लेष्म में चिपक कर नलिका रोम में फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। तो श्लेष्म और जो रोए पाए जाते हैं नासिका गुहा में, उनके कार्य हैं ये। ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है, जहाँ पर श्वास नली और ग्रसनी आपस में जुड़ते हैं। श्वास नली के प्रवेश द्वार पर वहाँ पे एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, घाटी ढांपन। यह जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है, या पानी पीते हैं तो पानी को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन? यही एपिग्लॉटिस, या इसी को घाटी ढांपन भी कहा जाता है। यह श्वास नली और ग्रसनी के जोड़ पर स्थित होता है। यह सामान्य सी जानकारी थी जो कि इसके लिए जानना जरूरी था। श्वसन प्रक्रिया के बारे में हम जान लें कैसे होती है पूरी। अंतः श्वसन में जो ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर नाक की गुहा में, नासा गुहा में प्रवेश करती है, मतलब बाहर से नासा गुहा में प्रवेश करती है, वह नासा गुहा से होते हुए पहले ग्रसनी में पहुंचती है और ग्रसनी से होते हुए श्वास नली की दोनों शाखाओं दाएं श्वसनी और बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़ों में पहुंच जाती है। फिर दाएं बाएं फेफड़ों से फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए नीचे एक पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। यह पेशीय डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है और जिसके कारण वह जो वक्ष गुहा का जो आयतन है वह बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अंतः श्वसन की यह स्थिति होती है। इसके नीचे जो पेशीनुमा डायफ्राम है यह नीचे चला जाता है और फेफड़े की जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है और वायु उसमें भर जाती है। उच्छ्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर चला जाता है और अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वक्ष कैसे फैलता और सिकुड़ता है। जब सांस अंदर जाती है तो यह डायफ्राम नीचे आता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जब सांस बाहर निकलनी होती है तो यह डायफ्राम ऊपर चला जाता है, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। अंतः श्वसन में ली गई जो ऑक्सीजन है वह कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा का उपयोग शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, सभी जैविक क्रियाओं में होता है। इसी ऊर्जा के कारण ही हम अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य कर पाते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है वह कोशिका में होती है भोजन के विखंडन की, अतः इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जो कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज का जारण होता है। यह नली कैसे कैसे वायु कहाँ पहुँचती है वह देखें। नासाद्वार से वायु पहुँचती है नासा गुहा में, नाक की गुहा में। नाक की गुहा से जब आगे बढ़ती है तो ग्रसनी में पहुँचती है और ग्रसनी से फिर पहुँचती है श्वास नली में। श्वास नली से दोनों जो हिस्से बटे होते हैं, दो शाखाओं में बटी होती है श्वास नली, जिन्हें हम श्वसनिया कहते हैं, उसमें पहुँचती है। फिर पतली श्वसनिकाओं में पहुँचती है और वहाँ से फिर फेफड़े में पहुँच जाती है, फेफड़ों की कोशिकाओं में पहुँच जाती है।
जहाँ पर इन गैसों का आदान प्रदान वायु से फेफड़ों की कूपिकाओं से रक्त में हो जाता है। तो यह एक पथ था श्वसन का, जो वायु हम अंदर लेते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको जान लीजिए। जब आप दौड़ते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं, भारी काम करते हैं, तब आप ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने लगते हैं, और जब ज़्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको, चूँकि ऊर्जा तभी निकलती है जब ऑक्सीजन की खपत होती है, और जब ऑक्सीजन की खपत होती है और हाँफते हैं तब मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसका कारण यही है कि हम जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वह फेफड़ों में पहुंचती है, और ज़्यादा मात्रा में पहुंचाने के लिए हम हाँफते हैं। तो यह था आज का लेक्चर, जिसमें हमने यह देखा कि कैसे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और हमारे श्वसन अंग की संरचना किस तरह होती है। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं।